नमस्ते। आज हम भारत की राजभाषा यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज इस पर एक गहरी चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार। हमारे पास इंडियन पॉलिटी टेक्स्ट के कुछ हिस्से हैं, आर्टिकल्स 343 से 351 तक। हाँ, तो हमारा मकसद क्या है? संविधान में यूनियन, स्टेट्स, जुडिशरी और भाषा से जुड़े जो स्पेशल डायरेक्टिव्स हैं, उनके नियम क्या हैं, उन्हें समझना। जी, तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। देखिए, ये आर्टिकल सिर्फ ये नहीं बताते कि सरकारी काम किस भाषा में होगा, बल्कि ये भी कि अलग-अलग क्षेत्रों की भाषाओं का क्या स्टेटस है और जो भाषाई अल्पसंख्यक हैं, मतलब लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, उनके अधिकारों की सुरक्षा कैसे होगी। ये असल में भारत की जो भाषाई विविधता है और एकता, उसके बीच एक, आप कह सकते हैं, नाजुक संतुलन बनाने की कोशिश है। ये संतुलन शब्द बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ। हाँ, बिल्कुल। तो सबसे पहले बात करते हैं यूनियन की भाषा की, आर्टिकल 343। जी, इसमें तो साफ लिखा है कि यूनियन की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी होगी, देवनागरी लिपि में, और अंक जो है वो अंतर्राष्ट्रीय रूप वाले होंगे। हाँ। लेकिन इसमें किंतु भी जुड़ा है ना? हाँ, और वो किंतु या परंतु जो है वो बहुत महत्वपूर्ण था। संविधान लागू होने के बाद पहले 15 साल तक, यानी 1965 तक, इंग्लिश भी इस्तेमाल होती रहेगी सभी सरकारी कामों के लिए, अच्छा। जैसे पहले हो रही थी। बिल्कुल। और संसद को ये शक्ति दी गई कि वो इस 15 साल की अवधि के बाद भी अगर चाहे तो इंग्लिश का प्रयोग जारी रखवा सकती है। और इसी शक्ति का इस्तेमाल हुआ फिर ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट 1963 के जरिए। एग्जैक्टली इसी एक्ट ने हिंदी के साथ साथ इंग्लिश का इस्तेमाल, आप कह सकते हैं, अनिश्चित काल के लिए, मतलब इनडेफिनेटली जारी रखा। हाँ, क्योंकि जो नॉन हिंदी भाषी राज्य थे, उनमें इसको लेकर काफी चिंताएं थीं। सही बात है। और इसी संदर्भ में संविधान में पहले से ही प्रावधान था कि राष्ट्रपति एक भाषा आयोग बनाए, जो 1955 में बनी थी, बीजी खेर की अध्यक्षता में। ओके। और एक संसदीय समिति जो जीबी पंत की अध्यक्षता में 1957 में बनी। इनका काम था हिंदी के प्रयोग पर सिफारिशें देना, ताकि ये बदलाव आराम से हो सके। ठीक है, ये तो हुई यूनियन की बात। लेकिन भारत तो राज्यों का संघ है, वहां भाषा को लेकर क्या व्यवस्था है? आर्टिकल 345। हाँ, आर्टिकल 345 राज्यों को यह अधिकार देता है कि वो अपने राज्य में बोली जाने वाली एक या एक से ज्यादा भाषाओं को या हिंदी को अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर अपना सकते हैं। अच्छा। और जब तक वो ऐसा नहीं करते, तब तक इंग्लिश ही वहां की ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी। तो मतलब चॉइस दी गई है स्टेट्स को। बिल्कुल। और जहां तक केंद्र और राज्यों के बीच या राज्यों के आपस में कम्युनिकेशन की बात है, तो उसके लिए उस समय की जो यूनियन की ऑफिशियल लैंग्वेज है, यानी हिंदी या इंग्लिश, उसका इस्तेमाल होगा। या अगर राज्य चाहें और आपस में सहमत हों तो हिंदी का प्रयोग कर सकते हैं। और यहाँ भी वो ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट 1963 का रोल आता है। हाँ, वो एक्ट ये भी कहता है कि जिन राज्यों ने हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं अपनाया है, उनके साथ केंद्र का कम्युनिकेशन इंग्लिश में होगा। और अगर कम्युनिकेशन हिंदी में होता है, तो उसके साथ एक इंग्लिश ट्रांसलेशन भेजना जरूरी होगा। फिर से वही संतुलन साधने की कोशिश। हाँ, अब आते हैं न्यायपालिका, मतलब जुडिशरी और कानूनों की भाषा पर। आर्टिकल 348। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत। तो जब तक संसद कोई और व्यवस्था न करे, सुप्रीम कोर्ट और सभी हाई कोर्ट्स की जितनी भी कार्रवाई होगी, वो सिर्फ इंग्लिश में होगी। सिर्फ इंग्लिश में? अच्छा। लेकिन मैंने पढ़ा था कि गवर्नर राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से हाई कोर्ट में हिंदी या राज्य की किसी दूसरी ऑफिशियल लैंग्वेज का प्रयोग अधिकृत कर सकते हैं। हाँ, ये प्रावधान है। कार्यवाही के लिए ये हो सकता है, लेकिन जो भी जजमेंट्स, डिक्रीज या ऑर्डर्स हाई कोर्ट पास करेगा, वो इंग्लिश में ही होंगे। अच्छा, मतलब फाइनल फैसला इंग्लिश में। हाँ, जब तक कि संसद इसके लिए कोई अलग कानून न बना दे। और दिलचस्प बात यह है कि संसद ने अभी तक सुप्रीम कोर्ट में हिंदी के प्रयोग के लिए कोई प्रावधान नहीं बनाया है। नहीं, अभी तक नहीं। और जहां तक राज्यों की विधानसभाओं का सवाल है, वो अपने विधेयक, मतलब बिल्स वगैरह, अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज में प्रस्तुत कर सकते हैं। पर उनका एक अधिकृत, मतलब अथॉरिटेटिव इंग्लिश ट्रांसलेशन उपलब्ध कराना जरूरी है। और हाँ, ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट 1963 के तहत राष्ट्रपति की अथॉरिटी से अगर एक्ट्स, ऑर्डिनेंस, रूल्स आदि का हिंदी अनुवाद प्रकाशित होता है, तो उसे भी अथॉरिटेटिव माना जाएगा। ओके, अब कुछ स्पेशल डायरेक्टिव्स की बात कर लेते हैं जो संविधान में दिए गए हैं। जी। जैसे आर्टिकल 350 ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत निवारण के लिए, मतलब ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए, यूनियन या स्टेट के किसी भी ऑफिसर को भारत में इस्तेमाल होने वाली किसी भी भाषा में अर्जी दे सकता है। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण अधिकार है। और इसी से जुड़ा है आर्टिकल 350A, जो कहता है कि हर राज्य की
और हर लोकल अथॉरिटी की ये कोशिश होनी चाहिए कि वो भाषाई अल्पसंख्यकों के बच्चों को प्राइमरी स्टेज पर उनकी मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करें। ये बहुत अहम है, प्राइमरी एजुकेशन मातृभाषा में। बिल्कुल। और फिर आर्टिकल 350B के तहत एक स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के पद का भी प्रावधान है। इनका काम है कि जो भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपाय हैं, उनसे जुड़े मामलों की जांच करें और राष्ट्रपति को रिपोर्ट करें। और फिर है आर्टिकल 351 जो यूनियन को एक कर्तव्य सौंपता है। हाँ, ये यूनियन की ड्यूटी है कि वो हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे, ताकि वो भारत की मिली-जुली संस्कृति, जिसे कंपोजिट कल्चर कहा गया है, उसकी अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। और इसके लिए हिंदी को कैसे समृद्ध करना है ये भी बताया गया है। हाँ, कहा गया है कि उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी और जो 8वीं अनुसूची यानी 8th शेड्यूल में बताई गई दूसरी भारतीय भाषाएं हैं, उनके स्वरूप, शैली और पदावली को आत्मसात करते हुए और जहां जरूरी हो वहां उसके शब्द भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करें। और ये 8वीं अनुसूची में अब कितनी भाषाएं हैं? अभी इसमें 22 भाषाएं हैं। शुरुआत में 14 थीं, बाद में सिंधी जोड़ी गई, फिर कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, और फिर 2003 के 92 में संशोधन से बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भी शामिल हुई। अच्छा, और उड़िया का नाम भी बदला था शायद? हाँ, पहले उड़िया था, 2011 के 96 में संशोधन से उसे ओडिया किया गया। राइट। अब एक और चीज थी, कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज। ये ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट 1963 के तहत है। हाँ, एक्ट में इसका प्रावधान है कि संविधान लागू होने के 10 साल बाद इसे बनाया जा सकता है, और ये कमेटी 1976 में गठित की गई थी। इसमें कितने सदस्य होते हैं? इसमें 30 सदस्य होते हैं, 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। और इनका काम क्या है? इनका काम है संघ के सरकारी प्रयोजनों के लिए, मतलब यूनियन के ऑफिशियल पर्पसेस के लिए, हिंदी के प्रयोग में हुई प्रगति का रिव्यू करना और फिर राष्ट्रपति को सिफारिशों के साथ अपनी रिपोर्ट देना। राष्ट्रपति फिर उस रिपोर्ट पर राज्यों की सरकारों के विचार लेकर निर्देश जारी कर सकते हैं। आमतौर पे जो केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं वही इस कमेटी के चेयरमैन होते हैं। ये कमेटी समय समय पर रिव्यू करती रहती, मतलब? जी बिल्कुल। आखिर में एक और कॉन्सेप्ट है, क्लासिकल लैंग्वेज या शास्त्रीय भाषा का दर्जा। ये कब शुरू हुआ? ये 2004 में भारत सरकार ने एक नई कैटेगरी बनाई थी क्लासिकल लैंग्वेजेस की। और अब तक कितनी भाषाओं को ये स्टेटस मिल चुका है? अब तक 6 भाषाओं को ये दर्जा दिया गया है। सबसे पहले तमिल को 2004 में, फिर संस्कृत को 2005 में, हाँ। उसके बाद कन्नड़ और तेलुगु को 2008 में, मलयालम को 2013 में और सबसे आखिर में उड़िया को 2014 में। इसके लिए कुछ क्राइटेरिया भी होंगे? हाँ, इसके लिए कुछ कड़े मापदंड हैं, जैसे भाषा का शुरुआती इतिहास कम से कम 1500 से 2000 साल पुराना होना चाहिए। उसका एक प्राचीन साहित्य या ग्रंथों का समूह हो जिसे बोलने वाले लोगों की पीढ़ियों द्वारा एक मूल्यवान विरासत माना जाता हो। साहित्यिक परंपरा मौलिक हो, किसी अन्य भाषिक समुदाय से उधार न ली गई हो, और शास्त्रीय भाषा और उसका बात का रूप या उसकी शाखाएं वो अलग हों, मतलब क्लासिकल लैंग्वेज अपने मॉडर्न रूप से भिन्न हो। अच्छा, और इसके फायदे क्या हैं ये स्टेटस मिलने के? इसके कई फायदे हैं। जैसे उस भाषा के विद्वानों के लिए 2 बड़े अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू किए जाते हैं। एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्टडीज इन क्लासिकल लैंग्वेजेस स्थापित किया जा सकता है, और यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन UGC से भी अनुरोध किया जा सकता है कि वो प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शास्त्रीय भाषाओं के विद्वानों के लिए कुछ चेयर्स शुरू करें। ओके, तो हमने देखा कि भारत का जो संवैधानिक ढांचा है वो भाषा के मामले में कितना विस्तृत और बारीक है, मतलब काफी न्यूएंस्ड है। हाँ। हिंदी को प्रमोट करने की बात भी है, साथ ही इंग्लिश को जारी रखने का प्रावधान भी है, क्षेत्रीय भाषाओं और अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण भी है। सब कुछ एक साथ चल रहा है। तो इसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब यही है कि ये एक बहुत ही जटिल संतुलन साधने वाला काम है जो लगातार चलता रहता है। एक तरफ राष्ट्रीय एकता की जरूरत है और दूसरी तरफ देश की जो अपार विविधता है उसका सम्मान करना है। संविधान निर्माताओं ने इन दोनों के बीच संतुलन बनाने की भरपूर कोशिश की है। बिल्कुल सही कहा, और शायद इसी संतुलन को बनाए रखने में ही असली चुनौती है। निश्चित रूप से। तो चलिए आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं, लेकिन श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। आज के समय में ये जो भाषाई नीतियां हैं, ये राष्ट्रीय एकता और क्षेत्रीय विविधता के बीच के संतुलन को कितनी सफलता से साध पा रही हैं? इस पर जरूर सोचिएगा। हाँ, ये विचार करने योग्य प्रश्न है। अगली बार फिर मिलेंगे एक और गहरी पड़ताल के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।